नमस्कार मित्रों, मैं महेंद्र मूले एमपीपीएससी शंखनाद 2022-23 के इस कार्यक्रम की ऑनलाइन कक्षाओं के मद्देनज़र आज हम अपने अगले विषय यूनिट 10 कमीशंस अर्थात आयोग की चर्चा चालू कर रहे हैं। इसमें हम जितने भी आयोग हैं वो सारे कंप्लीट कराएंगे आपको। और सबसे पहले हम शुरुआत कर रहे हैं ह्यूमन राइट कमीशन से। और ह्यूमन राइट कमीशन एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। पहले एक्ट के अंतर्गत SC/ST एक्ट, ह्यूमन राइट एक्ट सिलेबस में हुआ करता था। उस समय हमको 8 अध्याय और 43 धाराएं इसकी पढ़नी पड़ती थी। अभी एक चीज़ अच्छा कर दिया कि आयोग में डायरेक्ट आपको जो पॉलिटी वाला पोर्शन है उसके अंतर्गत सारी चीज़ें पढ़नी होती है। तो सबसे पहले ह्यूमन राइट होता है, ह्यूमन राइट के बाद लीगल राइट होता है, लीगल राइट के सबसे नीचे में जो है वो फंडामेंटल राइट होता है। मतलब ह्यूमन राइट इज ग्रेटर देन लीगल राइट एंड लीगल राइट इज ग्रेटर देन जो है फंडामेंटल राइट। और लोगों को उनके मानव अधिकार से वंचित करने का सीधा सा मतलब ये होगा कि मानवता को ही चुनौती दे देना, ऐसा जो है नेल्सन मंडेला साहब ने कहा था। इसलिए ह्यूमन राइट की एक बड़ी इंपॉर्टेंट रोल है। और मनुष्य अपने मानव होने के नाते जन्म से प्राप्त होने वाले जितने भी अधिकार हैं उनको हम मानव अधिकार कहते हैं। और व्यक्ति मनुष्य से मानव बनने की अपनी जीवन यात्रा में जो भी मैनेजमेंट करके अपने लाइफ को बेहतर बनाने का, गरिमामय बनाने का प्रयास करता है, अपनी डिग्निटीफुल लाइफ जीने का प्रयास करता है, अपनी लिबर्टी बेस्ड लाइफ जीने का प्रयास करता है, तो उसमें सोसाइटी का कहीं ना कहीं रोल रहता है। क्योंकि किसी भी देश काल या परिस्थिति में प्रशासन की प्राथमिकता वह होती है जो तत्कालीन सामाजिक चिंतन की अनिवार्यताएं होती हैं। तो हमें आयोग पढ़ते समय एक बात विशेष तौर पर ध्यान रखने की, जो भी हम आयोग पढ़ रहे हैं उस पर पूरा हमारा फोकस रहे। और हम यूनिट 10 को इस तरीके से पढ़ें कि आयोग का कोई भी प्रश्न हमसे गलत ना हो। और इस बात को हमें बहुत बारीकी से ध्यान में रखना है कि आयोग टॉपिक से यूनिट 10 से अगर 6 क्वेश्चन भी आ रहे हैं, 8 क्वेश्चन भी आ रहे हैं, तो एक भी सिंगल क्वेश्चन हमारा गलत नहीं होना चाहिए। हमको पढ़ते समय बेसिक्स, कंसेप्ट्स और एप्लीकेशन पर विशेष तौर पर ध्यान रखना है। तो इसलिए मैंने आपको बताया कि ह्यूमन राइट एक बड़ी अवधारणा है, उसके लीगल राइट है, उसके बाद फंडामेंटल राइट। जैसे संपत्ति का अधिकार पहले एक फंडामेंटल राइट था, आज की डेट में वो आर्टिकल 31 से हटकर 300A में चला गया, वो एक लीगल राइट है। ठीक है, तो यहाँ पर ये बेसिक अंतर आप समझने का प्रयास करें। तो किसी भी व्यक्ति को अपने जीवन में जो है तमाम चीज़ें समझनी पड़ती हैं। तो जाति हो, लिंग हो, राष्ट्रीयता हो, भाषा हो, धर्म हो, किसी भी आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। किसी प्रकार की डिस्पैरिटी ये ठीक नहीं है, चाहे कास्टिज्म के आधार पे हो, जेंडर के आधार पे हो, नेशनलिटी के आधार पे हो, लैंग्वेज के आधार पर हो, रिलीजन के आधार पर हो, किसी भी व्यक्ति के साथ किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन या भेदभाव ठीक नहीं है। हर व्यक्ति को अपने जीवन को, अपनी लाइफ को, अपनी स्वतंत्रता या लिबर्टी को जो है करने का अधिकार है। गुलामी यातना से उसको मुक्ति का अधिकार है। और हर व्यक्ति को काम और शिक्षा पाने का अधिकार है। अपने आप को अभिव्यक्त करने का अधिकार है, अपनी एक्सप्रेशन का, अपनी फ्रीडम को जो है एक्सप्रेस करने का अधिकार है। और कोई भी व्यक्ति बिना किसी भेदभाव के जो है इन अधिकारों को प्राप्त करने का अधिकारी होता है। और इसलिए ह्यूमन राइट एक बहुत बड़ी अवधारणा है। सभी मनुष्यों को मानव होने के नाते जन्म से ही मिलने वाले सभी अधिकार उसमें शामिल होते हैं। और मैंने फिर कहा, मनुष्य से मानव बनने की श्रृंखला या मनुष्य से मानव बनने का जीवन का एक लक्ष्य जो प्राप्त करना है, उसकी एक जो जीवन यात्रा है, उसमें प्रत्येक व्यक्ति को, हर व्यक्ति के जो मौलिक अधिकार हैं उनको ध्यान में रखना चाहिए। और मूल अधिकार किसी भी नागरिक को राज्य के विरुद्ध मिले हुआ एक प्रकार का प्रोटेक्शन, एक प्रकार का संरक्षण है। और राज्य किसी भी कीमत पर इन अधिकारों का जो है वो हनन नहीं कर सकता। और कोई भी व्यक्ति इन अधिकारों को पाने के लिए रीट के माध्यम से, अनुच्छेद 32 के माध्यम से, बंदी प्रत्यक्षीकरण, हेबियस कार्पस, मैंडामस, अधिकार प्रक्षा उत्प्रेषण और इन रीट के माध्यम से जो है सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। 226 के तहत जो है हाई कोर्ट जा सकता है। उसके मौलिक अधिकारों का हनन नहीं होना चाहिए। तो ये हमने एक बेसिक बातें यहाँ पर बताई। अब भैया जो मूल अधिकार है, सभी मूल अधिकार जो है वो मानव अधिकार हो सकते हैं, परंतु सभी मानव अधिकार जो हैं वो मूल अधिकार नहीं हो सकते। मतलब फंडामेंटल राइट तो ह्यूमन राइट हो सकता है क्योंकि वो ह्यूमन राइट के अंडर में है, बट ह्यूमन राइट जो है वो कभी भी फंडामेंटल राइट नहीं हो सकता। तो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट जो आया था सबसे पहले 1948 में, तब से ही जो है 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस मनाने पर निर्णय लिया गया। और मानव अधिकार दिवस जो है मनाया भी जाता है। और मानव अधिकार दिवस एक बहुत महत्वपूर्ण दिवस है। इस दिन पूरी दुनिया जो है ह्यूमन राइट को लेकर काम करती है। एक ह्यूमन राइट काउंसिल बनाएगी 1991 में, जब ये तमाम डिस्कशन चल रहा था। उसके बाद 2006 आते आते एक ह्यूमन राइट काउंसिल बनाई गई 15 मार्च 2006 को, और यूएनओ के एक प्रस्ताव के द्वारा बनाई गई।
और इसमें ह्यूमन राइट को एक स्थान दिया गया कि भाई ह्यूमन और ह्यूमनिटी का जो प्रोटेक्शन करना ज़रूरी है, कानून का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। और 47 सदस्यीय ये ह्यूमन राइट काउंसिल ने तय किया कि भाई पूरी दुनिया में जो ह्यूमन राइट को लेके काम होना चाहिए। उन दिनों कुछ ऐसी घटनाएं चल रही थी अबू गरीब जेल वाली, जहाँ पर यातनाएं दी जा रही थी और कुछ कन्वेंशंस का उल्लंघन किया जा रहा था। तो तत्कालीन परिस्थितियों में ऐसा निर्णय लिया गया और वो ह्यूमन राइट काउंसिल जो 2006 में आई और उसके बाद जो है एक मोमेंटम तैयार हुआ। हालांकि हम लोग 1993 में जो है ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन को लेकर राष्ट्रीय स्तर पर, जिला स्तर पर और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर काम करना चालू कर चुके थे। और 12 अक्टूबर 93 को ही हमने जो है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन बना दिया था। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर भी था। और हम 10 दिसंबर 1948 को विश्व मानवाधिकार दिवस जो मनाते आ रहे थे और हमने इस पर काम भी चालू कर दिया था। हमारा आदर्श वाक्य भी है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। हम सब के कल्याण को लेकर काम करने वाले लोग हैं। तो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन जो है ये मानव अधिकारों के संरक्षण के एक प्रहरी के तौर पे काम करता है। 12 अक्टूबर 93 को इसका गठन हुआ। संविधान के द्वारा जितने भी प्रदत्त नियम कानून रूल रेगुलेशंस हैं, है ना, जितनी संधियां अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हैं, जो भी न्यायालय के द्वारा नियम कानून है, वो तमाम चीज़ें जो व्यक्ति के जीवन जीने के लिए, उसकी स्वतंत्रता या लिबर्टी के लिए, उसकी गरिमा या डिग्निटी के लिए ज़रूरी है, वो सब ये नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के अंतर्गत आता है। और भाई आप कोई भी सोसाइटी में जब आप काम करते हैं तो सबसे पहले आप रूल बनाते हैं। अब सबसे पहले आपने रूल बनाया, रूल को अगर किसी ने तोड़ा तो फिर जो है आपने जो है रेगुलेशन बना दिए, और रूल रेगुलेशन को अगर मैनेज करना है तो फिर आपने जो है लॉ बना दिया, लॉ है उसको आपने वो कर दिया तो फिर आपने एक्ट बना दिया, एक्ट भी आपको कहीं ना कहीं कुछ कर रहा है तो फिर आपने जो है कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया, और कॉन्स्टिट्यूशन भी कहीं नहीं कर रहा तो आपने जो है नैसर्गिक न्याय की व्यवस्थाएं कर दी। तो ये तमाम प्रकार की व्यवस्थाएं तो चलती रहती हैं। इसी कड़ी में ह्यूमन राइट कमीशन जो है वो जो है 12 अक्टूबर 1993 को बनाया गया है। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है और स्टैट्यूटरी संविधिक इसका स्वरूप है, संसदीय नियम के द्वारा बनाया गया है ना। ऑटोनोमस पावर है और एक प्रकार का सेमी जुडिशियली ऑर्गेनाइजेशन ही है। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है, ये काम भी करता है अच्छे से। अब इसका उद्देश्य है ह्यूमन राइट्स का प्रोटेक्शन करना, संस्थागत व्यवस्थाओं को मजबूत करना। बहुत सारी इसमें बातें हैं। जब हम पढ़ते थे पहले ह्यूमन राइट कमीशन तो 8 अध्याय और पूरी 44 धाराएं पढ़ते थे, बट अभी जो धारा 2 है उसमें इसका वर्णन है। 2B में अध्यक्ष के बारे में बात है, 2G में सदस्य के बारे में बात है, 2D में मानवाधिकार की परिभाषा है ना, ये तमाम बातें हैं। अब मानवाधिकार के अधिनियम में जो भी बातें हैं वो 8 अध्याय में अध्याय 2 है, जिसमें उनके NHRC को लेकर के बारे में बात की गई। सबसे पहले NHRC को गठन जो है वो केंद्र सरकार ने किया, 12 अक्टूबर 93 को किया। और इसमें एक अध्यक्ष महोदय होते हैं, 5 पदेन सदस्य होते हैं और 7 जो होते हैं इसमें अदर मेंबर होते हैं, और इनको जो है अपॉइंट किया जाता है। तो इस तरीके से पहले 4 मेंबर होते थे, आजकल 7 हो गए। तो एक अध्यक्ष और ये 5 और 7 12, अब आजकल 13 हो गए ना। पहले वो 4 होते थे, अभी 7 हो गए। जब शुरुआत में बना था तब 3 थे, तो अभी तो जो है ये हो गए। अब इसमें जो NHRC में एक तो अध्यक्ष जी हो गए जो सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त या मुख्य न्यायाधीश होंगे। जैसे पहले जो है रंगनाथ मिश्रा जी थे 1993 में, अभी जो है अरुण कुमार मिश्रा जी हैं, है ना। तो पहले भी मिश्रा जी थे, अभी भी मिश्रा जी हैं, ठीक है, याद रखेंगे आप। तो सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त व्यक्ति को, मुख्य न्यायाधीश को इसका अध्यक्ष बनाया जाता है। अगर हम बात करें तो इसमें 3 नॉन जुडिशली मेंबर रहते हैं जो ह्यूमन राइट से संबंधित ज्ञाता होते हैं, और 2 जुडिशली से रिलेटेड मेंबर होते हैं। सुप्रीम कोर्ट का एक न्यायाधीश होता है या हाई कोर्ट का एक न्यायाधीश होता है। और अभी हालांकि मेरे ख्याल से 3 ही लोगों को बनाया, 2 पद अभी न्यायिक वाले खाली हैं। तो सामान्य सदस्य 5 होते हैं, उसमें 3 ह्यूमन राइट से रिलेटेड लोग होते हैं, और वो जो 3 होते हैं उसमें से एक महिला सदस्य का होना जरूरी है। कौन कौन है पर उस पर भी चर्चा कर लेंगे अभी, ठीक है। अभी जो पहले 4 मेंबर होते थे, आजकल 7 हो रहे हैं। तो पहले अल्पसंख्यक आयोग जो माइनॉरिटी कमीशन है उसके चेयरमैन को रखा जाता था ह्यूमन राइट कमीशन में। उसके बाद शेड्यूल कास्ट के मेंबर को रखा जाता था, शेड्यूल ट्राइब वाले को रखा जाता था, एक तो माइनॉरिटी वाले को रखा जाता था, माइनॉरिटी वाले को, उसके शेड्यूल कास्ट वाले को, शेड्यूल ट्राइब वाले को और वुमेन को, है ना। एक तो वो जो 5 मेंबर है उसमें से 3 मेंबर रहेंगे ह्यूमन राइट के, और उसमें भी एक महिला का होना जरूरी है। और जो 2 मेंबर रहेंगे वो हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश रहेंगे। इसके अलावा यहाँ भी जो है एक माइनॉरिटी वाला हो गया, एक SC ST वाला और एक महिला जी यहाँ भी चाहिए। इसके अलावा ये 3 मेंबर जो OBC वाला है, डिसेबल, विकलांग, दिव्यांग संबंधित और बालकों के हितों का प्रोटेक्शन करने वाला, और ये अभी रखा गया। और ये धारा 12 में जो भी काम दिए गए ह्यूमन राइट कमीशन के उनको करे। इसके अलावा एक अध्यक्ष हो गया, आपके 5 मेंबर ये हो गए, 3 मानवाधिकार वाले और एक हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट, और 7 मेंबर ये हो गए। तो टोटल मेंबर हो गए अध्यक्ष जी को मिला के 13। और महासचिव कौन होगा? जो स्थायी कार्यपालिका का अंग होगा, जो सिविल सर्वेंट होगा, जो स्थायी तौर पर परमानेंट उसका सेक्रेटरी होगा, वो इसका महासचिव होगा। और ये यहाँ पर जितनी भी बातें अध्यक्ष और सदस्यों को लेकर की गई है, इसके जो 8 अध्याय हैं और 43 धाराएं हैं, उसमें धारा नंबर 4 में उनके
अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के बारे में प्रावधान है कि जो भी अध्यक्ष बनेगा, जो भी सदस्य बनेगा, उनकी नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति महोदय करेंगे। और ये राष्ट्रपति महोदय जो करेंगे तो अध्यक्ष जी का चुनाव वो प्रधानमंत्री जी की सलाह से करेंगे। और जो बाकी के 5 मेंबर हैं और जो बाकी के 7 मेंबर हैं, वो 12 मेंबर उसके जो सदस्य हैं, उनको लोकसभा अध्यक्ष, विपक्ष का नेता, सेंट्रल गृह मंत्री और राज्य उपसभापति और राज्यसभा में विपक्ष का नेता, ये सब लोग मिल करके जो है उसको अपॉइंट करेंगे। और एक बात ध्यान रखी जाएगी कि हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के किसी भी पदस्थ न्यायाधीश की नियुक्ति जो भी की जाएगी, चाहे वो 5 मेंबरों में से 2 चुन रहे हो, चाहे ये 7 में से किसी को चुन रहे हो, या 13 मेंबरों में कोई भी मेंबर हो जो हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड, तो मुख्य न्यायाधीश की सलाह या परामर्श या एडवाइजरी कहीं ना कहीं लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि मामला जुडिशरी से जुड़ा हुआ है। और इनको किसी भी एक सदस्य की रिक्ति या किसी भी अध्यक्ष सदस्य की नियुक्ति ना होने पर इनके जो भी लॉ या रेगुलेशन, कानून बनाए गए हैं वो कंटिन्यू रहेंगे। ऐसा नहीं कि कोई एक व्यक्ति नहीं है तो उसके द्वारा बनाए गए नियम कानून को जो है रद्द कर दिया जाए। धारा 5 में इनसे रिलेटेड जो भी रिजाइन है उसके बारे में बात है कि अध्यक्ष जी तो राष्ट्रपति को दे देंगे, और हटाना है तो भाई सुप्रीम कोर्ट में जांच कमेटी बनेगी और सदस्य को कदाचार या दुराचार के बाद जो है उनको रिमूवल कर दिया जाएगा। और हटाने का आधार क्या है? दिवालिया हो गया हो, है ना, दिवालिया हो गया हो, कार्यकाल के दौरान जो है किसी प्रकार के अन्य जगह से वेतन वगैरह ले लिया हो, शारीरिक या मानसिक दुर्बल हो गया हो, या फिर कहीं ना कहीं आपके पागल घोषित हो गया हो, या अनैतिक किसी काम में, कदाचार के किसी काम में जो है इन्वॉल्व हो गया हो। ऐसा कोई काम करोगे भैया तो आपको तो हटाना जरूरी हो जाएगा। तो इन 5 आधार पे जो है आपको हटा दिया जाएगा। धारा 6 में जो है इनके टेन्योर को लेकर बात की गई है, कार्यकाल को लेकर बात की गई है। अध्यक्ष जी 3 साल रहेंगे या 70 साल, जो भी पहले अध्यक्ष जी के लिए था कि भैया 5 साल तक रहेंगे, अभी ये हुए 3 साल के। क्वेश्चन बन सकता है कि मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल क्या होता है? 3 साल। और सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? 3 साल या 70 साल। तो अध्यक्ष जी के लिए भी 3 साल है और 70 साल है, और सदस्यों के लिए भी 3 साल और 70 साल है। और इसमें जो पुनर्नियुक्ति है उसको लेकर ये पात्र है, इनको पुनः बनाया जा सकता है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है ना। इसके बाद 3 और 70 याद रखिएगा। अब कार्य क्या होगा भैया? कार्य इनके वही होंगे जो राष्ट्रपति इनको सौंपेगा, और किसी भी सदस्य की मृत्यु या त्यागपत्र होने की स्थिति में, या फिर वो बाहर गए हैं, बीमार है, इस स्थिति में जो है वो पद रिक्त माना जाएगा, है ना। तमाम बातें हैं। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इनके अधिकारियों और कर्मचारियों के बारे में धारा 11 में वर्णन है ना, क्या क्या काम करेंगे, कैसे काम करेंगे, ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है। इसकी कुछ कमियां हैं, मुख्य परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1908 के तहत इनको कार्रवाई करने का अधिकार है ना। और केंद्र सरकार के पास जो है वो अपना अनुदान वगैरह इनको मिल जाएगा, ये धारा 32 के अनुसार। और इनका ऑडिट अकाउंट होगा धारा 34 के अनुसार, ठीक है। इसके बाद जो पहला विधि आयोग बना था, पहला ह्यूमन राइट आयोग बना था 12 अक्टूबर 93 को बना था, उसमें प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव जी थे, है ना। और अध्यक्ष पहले थे रंगनाथ मिश्रा जी, राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा जी थे। शुरुआत में 3 ही मेंबर थे, फातिमा बीबी जी, BS मालिमत साहब और वीरेंद्र दयाल जी। अभी तो भैया एक अध्यक्ष, 5 सदस्य और 7 जो है अपॉइंटेड अदर मेंबर, जो उनको तो कुल मिला के 13 लोगों का मामला है। अभी जो है थोड़ा नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का जो है दायरा है वो बढ़ गया है ना। और अगर हम शुरुआत से देखेंगे भैया कौन कौन थे, तो जब पहली बार बने थे तो रंगनाथ मिश्रा जी थे। रंगनाथ मिश्रा जी थे 93 से लेकर के 96 में। रंगनाथ मिश्रा जी थे 1993 से लेकर 1996 में। ये जो थे पहले, आप ये कह सकते हैं कि मानव अधिकार आयोग के चेयरमैन थे। उसमें जो है माइनॉरिटीज को लेकर उनकी कुछ कमेटी की रिपोर्ट भी आई थी। उसके बाद थे MN वेंकटचलैया जी, जो 96 से 99 तक थे, और संविधान समीक्षा आयोग के बाद में चेयरमैन भी रहे, और संविधान समीक्षा आयोग को लेकर उन्होंने काफ़ी कुछ डिस्कशन किया 2001 में। तो ये 96 से 99 तक रहे। फिर GS वर्मा जी थे, मध्य प्रदेश के सतना के रहने वाले रहे हैं। निर्भया मामले में जांच की थी इन्होंने, और मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्यों को पूरकता को लेकर भी बात की थी इन्होंने। बड़े थिंकर थे, है ना। मध्य प्रदेश से इनका संबंध रहा है। 99 2003 तक ये रहे। AS आनंद साहब जो है 2003 से 2006 तक रहे। फिर शिवराज पाटिल जी 6 से 7 में कार्यकारी रहे। फिर राजेंद्र बाबू जी रहे 7 से लेकर के 9 में। फिर गोविंद प्रसाद माथुर जी रहे 9 से लेकर के 10 में कार्यकारी रहे। सायरिक जोसेफ रहे 15 से 16 में। और बीच में जो है आपके KG बालकृष्णन जी रहे 10 से लेकर के 15 में, और सायरिक जोसेफ को जो है कार्यवाहक बनाया गया था। इसके अलावा 3 कार्यवाहक रहे अब तक। HL दत्तू साहब जो रहे वो 16 से लेकर के 2021 तक रहे, और हाल ही में पिछले वर्ष 2 जून 2021 को जो है वो अरुण कुमार मिश्रा जी को जो है इसका नया जो है अध्यक्ष बनाया गया है। परीक्षा में प्रश्न यहाँ से पूछा जा सकता है। और
HL दत्तू की जगह यहाँ पर अरुण कुमार मिश्रा लिख लेंगे आप ना, HL दत्तू को यहाँ पे काट देंगे और ये HL दत्तू नहीं है अभी HL दत्तू की जगह यहाँ पर कौन आ गए हैं, HL दत्तू की जगह यहाँ आ गए हैं आपके अरुण कुमार जी। कुछ किताबों में इनका नाम अरुण कुमार ही मिलता है, ये अरुण कुमार मिश्रा जी हैं। और अरुण कुमार मिश्रा जी कब बने हैं, ये बने हैं 2 जून 2021 से अभी टिल नाउ, है ना, टिल नाउ अभी वर्तमान में भी ये हैं अरुण कुमार मिश्रा जी। इंपॉर्टेंट हो सकता है परीक्षा के लिए, थोड़ा ध्यान देंगे। इसके बाद जो अगली बात है, जो 5 सदस्य हैं उसमें मानवाधिकार से संबंधित, उसमें 3 जो मेंबर होंगे ह्यूमन राइट वाले होंगे और 2 होंगे सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट वाली सीटें अभी भी खाली हैं। महिला हैं ज्योति कालरा, क्योंकि 5 में से 3 लोगों में 3 में से 1 महिला का होना जरूरी है, ज्योति कालरा जी हैं। इसके अलावा जो दूसरे मेंबर हैं साहब वो हैं धानेश्वर मनोहर मुलय, और जो तीसरे हैं धानेश्वर मुलय और इसके अलावा प्रफुल्ल चंद्रपत, है ना। तो ये प्रफुल्ल चंद्रपत हो गए आपके, धानेश्वर मनोहर मुलय हो गए, ज्योति कालरा महिलाएं हो गया। हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट वाला मामला भी जो है सीट खाली है 5 में से, है ना। 13 में से मतलब आप मान के चलिए 11 ही लोग हैं। पदेन सदस्य देखें तो माइनॉरिटीज कमीशन के जो है वो सैयद गैरुल हसन रिजवी हैं, रेखा शर्मा जी महिला आयोग वाली हैं, रामशंकर कटेरिया जी शेड्यूल कास्ट आयोग, नंद कुमार सोई जी शेड्यूल ट्राइब्ड आयोग, भगवत दयाल साहनी जी ओबीसी आयोग, कमलेश कुमार पांडे जी विकलांग आयोग, स्तुति काकर जी बाल संरक्षण आयोग, क्योंकि यहाँ पे ओबीसी आयोग का एक मेंबर है, महिला आयोग के एक मेंबर है, एससी आयोग है, एसटी आयोग है, ये 3 को अभी जोड़ा है, ओबीसी को और आपके डिसेबल पर्सन को और चाइल्ड डेवलपमेंट से रिलेटेड चीज़ों को, है ना। तो इसको थोड़ा सा एक बार देख लेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है साहब, है ना, परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट। मैं तो ये देखिए पूरी ईमानदारी से पढ़ाने वाला हूँ साहब। मैं आपको यूनिट 10 पूरी आयोग याद करा दूंगा, याद MCQ जब प्रैक्टिस कराऊंगा मेरा आप पूरा बैच ज्वाइन करेंगे। यूनिट 9 में बहुत अच्छे से कराऊंगा आपको इलेक्ट्रॉनिक्स, ई कॉमर्स, ई गवर्नेंस, बिल्कुल दिल से। यूनिट 8 करंट अफेयर्स, है ना, आप पता कर लीजिए, नाम चलता है यहाँ, कोई दिक्कत ही नहीं है, जो पढ़ा देते हैं वो आता है, जो परीक्षा में आना है वो आता है। लोग वो पढ़ाते हैं जो उनको आता है और हम वो पढ़ाते हैं जो परीक्षा में आता है। तो करंट और स्पोर्ट्स। यूनिट 7 भी हमने चालू कर दी है ना, साइंस वाला पोर्शन। और यूनिट जो 6 है ये MP इंडियन पॉलिटी और आपके इंडियन पॉलिटी और इंडियन जो है इकोनॉमी। इसके बाद जो है यूनिट 5 है, ये आपके MP की पॉलिटी, MP की इकोनॉमी। यूनिट 4 है इंडिया और वर्ल्ड की ज्योग्राफी। यूनिट 3 है MP की ज्योग्राफी। यूनिट 2 है भारत का प्राचीन मध्यकालीन और आधुनिक, बहुत अच्छे से स्टोरी सुना के पढ़ा। और यूनिट 1 है आपका मध्य प्रदेश का हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर। पूरी 10 यूनिट आपको याद करा देंगे प्रीलिम्स के हिसाब से, पूरा का पूरा इनको रटा देंगे, है ना। रट्टा मारो, जिंदाबाद की अप्रोच से तैयारी करो, तो भी प्रीलिम्स निकलने वाला है, कंसेप्ट के साथ बेसिक कोर अप्लाइड को ध्यान में रख के। दूसरी चीज, मेंस के लिए जब तक आपको चीज़ें याद नहीं होंगी, रीडिंग नहीं होगी, राइटिंग नहीं होगी, रिवीजन नहीं होगा, रिफ्लेक्शन नहीं होगा, डिस्कशन नहीं होगा, एक्सप्रेशन नहीं होगा, एक्सप्लेनेशन नहीं होगा, क्रिएटिविटी नहीं होगी, इनोवेशन नहीं होगा, आप राइटिंग कर ही नहीं सकते। भूमिका, पृष्ठभूमि, विषय वस्तु और निष्कर्ष और सेल्फ व्यू लिखने के लिए आपका खुद का दृष्टिकोण होना बहुत जरूरी है। आंसर राइटिंग पे भी बहुत जल्दी चर्चा करने वाले लाइव आंसर राइटिंग के सेशन में। अब यहां पर तो बात ये हो गई, अब स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन पर भी हम यहां पर चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि इस टॉपिक जुड़ा हुआ है। तो स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन जो है संवैधानिक निकाय है ये भी, और ये जो है इंपॉर्टेंटली मध्य प्रदेश में इसका हेडक्वार्टर है। और स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन, अच्छा, जो ह्यूमन राइट कमीशन है वो सलाहकारी होता है ना। घटना के 1 वर्ष बाद आप कोई शिकायत वहां नहीं कर सकते कि 1 साल बाद बताओ कि भाई हमारे को ये शिकायत है। और राज्य आयोगों का केंद्र से जवाब तलब न कर पाना भी एक बहुत बड़ी समस्या है। अब स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन बना 13 सितंबर 95 को भोपाल में, पर्यावास भवन में इसका हेडक्वार्टर है। जैसे उसका ध्येय वाक्य सर्वे भवन्तु सुखिनः, इसका ध्येय वाक्य है हम सब बराबर और बराबर हमारे अधिकार, है ना, हम सब बराबर और बराबर हमारे अधिकार। और स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन का जो गठन है वो 13 सितंबर 1995 को हुआ था। और नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की धारा 21 में जो है धारा 21 में जो है इसका यहाँ पर जिक्र किया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट और गौर करने लायक बात यह है कि वर्तमान में इसके जो चेयरमैन हैं वो नरेंद्र कुमार जैन जी हैं, जो पूर्व में हाईकोर्ट जज सिक्किम रह चुके हैं और सिक्किम ह्यूमन राइट कमीशन के जो हैं वो अध्यक्ष भी हैं। मध्य प्रदेश सरकार स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन का गठन करती है और वर्तमान में NK जैन साहब, नरेंद्र कुमार जैन जी इसके अध्यक्ष हैं। न्यायिक सदस्य होते हैं इसमें, और जिला न्यायाधीश जो रह चुके हैं 7 साल का, और वो वर्तमान में जो न्यायिक सदस्य के तौर पर यहाँ पर जो है वो रखा गया है आपके मनोहर ममतानी को, है ना। इसके अलावा जो है गैर न्यायिक सदस्य होते हैं जो मानवाधिकार के ज्ञाता होते हैं, सरबजीत सिंह जी को यहाँ पर जो इसका मेंबर बनाया गया है। तो याद रखेंगे स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन, CEO जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रहते हैं, भोपाल में हेडक्वार्टर है। और ख़ास बात ये है कि जो है
जो स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन है, इसके अध्यक्ष को मुख्यमंत्री जी चुनते हैं और लगभग जो विधानसभा अध्यक्ष, विपक्ष के नेता, राज्य के गृह मंत्री, विधान परिषद के सभापति और विधान परिषद के विपक्ष के नेता, ये अन्य सदस्यों की नियुक्ति करते हैं। जो अन्य त्यागपत्र इसको राज्यपाल को देना होता है और वही सुप्रीम कोर्ट की जांच कमेटी के द्वारा इनको पद से हटाया जा सकता है। कार्यकाल वही इनका 3 साल और 70 जो पहले हो, और पुनर्नियुक्ति हो सकती है ना। सरकार इनके अध्यक्ष की सेवा शर्तें निर्धारित करेगी, कर्मचारी अधिकारियों की तनख्वाह निर्धारित करेगी और 1 साल के अंतर्गत मामले ये होने चाहिए। और राज्य मानवाधिकार के भी वही काम है जो कि ह्यूमन राइट कमीशन के काम है। और अभी मैंने आपको इसके जो मेंबर हैं बता दिया। अभी नरेंद्र कुमार जैन जो हैं वर्तमान में जो है इसके वो हैं, और मनोहर ममतानी जो है इसके सदस्य हैं, जो कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से रिलेटेड हैं, और मानवाधिकार के सदस्य जो है सरबजीत सिंह जी हैं। ठीक है। आयोग में अगला टॉपिक है हमारा महिला आयोग, वुमेन कमीशन। ठीक है। 1950 के बाद जो शुरुआत महिलाओं की डेवलपमेंट की हुई, हमने शुरुआती दौर में महिलाओं के कल्याण पर योजना बनाई और महिलाओं के कल्याण को लेकर प्लान बना। फिर धीरे धीरे महिला कल्याण के बाद हम महिला विकास पे आए 70-80 के दौरान, और महिला कल्याण और महिला विकास दोनों की बात 90 के दशक में आकर जो है वो महिला के सेल्फ डेवलपमेंट को लेकर आगे बढ़ी। 2000 आते आते महिला एम्पावरमेंट, सशक्तिकरण की तरफ हम बढ़े, और 2011 आते आते हम महिला के नियंत्रण की तरफ बढ़े, सेल्फ कंट्रोल की तरफ बढ़े, और अब जो है हम सेल्फ मोटिवेशन, स्वप्रेरणा की तरफ महिलाओं के डेवलपमेंट के लिए चल रहे हैं। और जब तक पुरुष प्रधान समाज की मानसिकता में बदलाव नहीं आएगा तब तक महिलाओं का उत्थान या विकास उत्तरोत्तर प्रगति से नहीं हो सकता। और महिला सशक्तिकरण अगर सही तरीके से करना है तो निश्चित तौर पर महिलाओं को जो है स्वयं होकर आगे बढ़ाना पड़ेगा, उनके विकास के लिए योजना बनाना पड़ेगा। राष्ट्रीय महिला आयोग एक संवैधानिक निकाय है। 31 जनवरी 1992 को इसकी स्थापना हुई। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। आयोग की पहली अध्यक्ष जयंती पटनायक जी थी, जबकि वर्तमान में श्रीमती रेखा शर्मा जी इसके अध्यक्ष हैं। महिला एवं बाल विकास विभाग इसकी नोडल एजेंसी है, और महिलाओं के अधिकारों का सतत संरक्षण किया जाए, ये जो है इसका आदर्श या ध्येय वाक्य है। गठन 1990 के अधिनियम के तहत हुआ। इसमें 5 अध्याय और 17 धाराएं लाई गई। विशाखा गाइडलाइन जो 1998 में आई कि कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ जो है शोषण नहीं होना चाहिए, और मीटू जैसे आरोप जो तमाम प्रकार के लगते हैं, इस प्रकार की चीज़ों पर बैन लगना चाहिए। और अभी सी बॉक्स नाम का भी एक बॉक्स महिला बाल विकास मंत्रालय के द्वारा लाया गया है, जहां पर महिलाओं से संबंधित शोषणों को जो है रोकने के लिए प्रयासरत सरकार काम कर रही है। 31 जनवरी 92 को जो है यहाँ पर पहला जो है महिला आयोग का गठन किया गया जयंती पटनायक जी के नेतृत्व में, और जयंती पटनायक को जो इसका चेयरमैन यहाँ पर बनाया गया। इसके बाद जो है महिलाओं के संवैधानिक कानूनी सुरक्षा देने के लिए, उनको विधि संबंधी सुझाव देने के लिए, है ना, समान कार्य समान वेतन के अवधारणाओं को लेकर चलने के लिए यहाँ पर योजनाएं बनाई गई। और धारा 3 में जो यहाँ पर बात की गई वो महिला आयोग के बारे में बात की गई, और महिलाओं को संवैधानिक और कानूनी अधिकार किस दृष्टिकोण से दिया जा सकता है, इसको लेकर केंद्र सरकार ने जो है निर्धारित कार्यों को संपादित करने का प्रयास किया। स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, समाज कल्याण हो, प्रशासन प्रबंधन, हर क्षेत्र में। और यहाँ पर 3 साल या 65 साल जो भी पहले हो, ये निर्धारण किया गया। जो भी आयोग का अध्यक्ष बनेगा 3 साल या 65, वहाँ था 3 साल या 70, यहाँ 3 साल या 65। केंद्र सरकार को इस्तीफा देंगे, जो भी अध्यक्ष बनेंगे वो सदस्य बनेंगे, और निष्कासन जो है ये केंद्र सरकार को देंगे। आजकल महिला आयोग में जो है एक सरकारी IAS ऑफिसर को भी जो है एज ए पुरुष सदस्य के तौर पर भी रखा जाता है। ठीक है क्या, ताकि वहाँ पे अपनी बातों को वो रख पाएँ कि क्या समस्याएं बेसिकली होती हैं। अगर सदस्य अध्यक्ष को दिवालिया हो जाते हैं, विकृत हो जाते हैं, नैतिक अक्षमता के आरोप लगते हैं, तो ऐसी किसी स्थिति में या 3 लगातार अधिवेशन में अनुपस्थित रहते, कार्य करने में असमर्थता होती है, तो उनको जो उनके पद से हटा दिया जाता है। हालांकि उनको पूर्व सुनवाई का अधिकार दिया जाता है कि साहब आपको यदि हटाया जा रहा है तो आप अपना कोई पक्ष रखना चाहते हैं तो बताइए। और एक अध्यक्ष के अलावा 5 सदस्य होते हैं, और ये जो 5 सदस्य होते हैं उनके 5 सदस्यों का जो है ये SC ST का होना जो है इनके लिए ज़रूरी है। क्या क्या काम करता है आयोग, आयोग के बेसिकली काम क्या क्या है, तो आयोग जो है बेसिकली वर्किंग जो है इसका, आयोग के बड़े सिंपल से काम है। महिलाओं की दशा सुधारने के लिए सिफारिश करना, जो भी महिला आपके बंदी गृह हैं उनका निरीक्षण करना, महिला बंदी गृह हैं उनका निरीक्षण करना, है ना। इसके अलावा महिलाओं से संबंधित संवैधानिक और कानूनी सुरक्षा उपायों की जांच करना, विशाखा गाइडलाइन को लेकर कोई शिकायत है तो, सी बॉक्स में कोई शिकायत है तो, मीटू जैसे कोई आरोप है तो, महिलाओं के सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए योजनाएं बनाना,
या ऐसे कोई मामले जो केंद्र सरकार के द्वारा महिला आयोग को हस्तांतरित किए गए हों, उस संदर्भ में ये काम करता है। महिला आयोग के सामने चुनौतियां क्या है? वास्तविक विधायी शक्ति इनको कोई नहीं है, लेजिस्लेटिव पावर। सरकारों के लिए इनके सुझाव बाध्यकारी नहीं है ना। अपने सदस्यों की चयन की शक्ति इनके पास नहीं है, फाइनेंशियली प्रॉब्लम है ना। और सबसे बड़ी समस्या जो है आईपीसी की धारा 497, ये एक ऐसे मामले हैं जहां पर जो है कुछ विवादित विषय आते हैं। 2018 में इसको असंवैधानिक घोषित भी किया गया, जहां पे कुछ झूठी शिकायतें भी कर दी जाती हैं, है ना। तो ये कुछ मंगलोर पब विवाद हुआ था 9 में, और गुवाहाटी छेड़खानी वाला मामला 2012 में होता है, चर्चा का विषय था। साथ ही साथ दहेज प्रथा को लेकर जो 1961 में कानून आया, डॉवरी एक्ट को लेकर, या फिर जो प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निकल एक्ट जो PNDT एक्ट 1994 में आया, जो सोनोग्राफी वगैरह होती है कन्या भ्रूण हत्या को लेकर, है ना। IPC 1860 को लेकर, ये तमाम चीज़ें जो है इनकी समीक्षा को लेकर के प्रयास किए जा रहे हैं। महिला अपने अधिकारों को लेकर सचेत रहे। घरेलू हिंसा बिल जो रोकथाम के लिए लाया गया 2006 में, या बाल विवाह निषेध कानून जो 1961 में लाया गया, या दहेज प्रथा कानून जो 1961 में लाया गया, सती प्रथा पर निषेध कानून जो 1987 में लाया गया, और निर्भया कांड जब 2012 में हुआ तो उसको लेकर भी महिला आयोग की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रही। हाल ही में महिलाओं की शादी की उम्र जो है बढ़ा करके जो 21 साल कर दिया गया है, तो ये भी एक महत्वपूर्ण विषय है कहीं ना कहीं महिला अधिकारों को लेकर। जयंती पटनायक जी इसकी पहली चेयरमैन थी। इसके बाद मोहिनी गिरी जी दूसरी अध्यक्ष रहीं। 92 से 95 में जयंती पटनायक जी थी, फिर मोहिनी गिरी जी रहीं। उसके बाद विमा पार्थ सारथी 99 से 2002 में रही। पूर्णिमा अडवाणी जी रहीं 2002 से 5। गिरिजा व्यास जी 5 से 8 और 8 से 11 में 2 बार रहीं। ममता शर्मा जी रहीं 11 से 14 में। ललिता कुमार मंगलम रहीं 14 से 17 में, और 18 से वर्तमान तक रेखा शर्मा जी जो हैं इस पद को सुशोभित कर रही हैं। तो महिला आयोग का बहुत महत्वपूर्ण है। जिस तरीके से राष्ट्रीय स्तर पर महिला आयोग होता है, तो राज्य महिला आयोग की भी भूमिका होती है। 1995 में जो है धारा 3 के अंतर्गत इसको लाया गया, और 23 मार्च 1998 में मध्य प्रदेश में राज्य महिला आयोग का गठन हुआ। भोपाल में इसका हेडक्वार्टर है, राज्य सरकार के द्वारा बनाया जाता है। इसमें भी एक अध्यक्ष 5 सदस्य होते हैं, एक गवर्नमेंट अधिकारी होता है। महिला आयोग का वही काम है जो सेंट्रल में राष्ट्रीय महिला आयोग का है। और महिला आयोग को जो है पदावधि इसकी 3 साल 65 साल राज्य सरकार नियुक्ति करेगी। राज्य सरकार ही निलंबन कर सकती है। वर्तमान में जो है वो शोभा ओझा जी हैं, 2020 से इसके अध्यक्ष। राज्य महिला आयोग के काम वही है, महिलाओं को लेकर के जो संरक्षण करना, महिलाओं से संबंधित जो भी घटना है उनकी जांच करना। इसकी जो पहली अध्यक्ष थी वो कृष्णाकांत तोमर जी थी 11 से लेकर 14 में, है ना। 11 से लेकर 14 में जो थी वो कृष्णाकांत तोमर जी थी। उपमा राय जी जो थी वो 2014 से लेकर 17 तक थी। लता वानखेड़े जी 17 से लेकर 20 तक थी, और श्रीमती शोभा ओझा जी जो है 2020 से वर्तमान तक इस पद पर सुशोभित है। ठीक है क्या? ये वाला टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है, और इसको हम आगे बढ़ाएंगे फिर आगे। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और 9584928252 हमारा जो नंबर है यहाँ पे लिखा भी है, हमारा नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है। इसमें आप जो है अपना यहाँ पे जो है अपना नाम वगैरह लिख के हमको भेज दो, है ना। अपना नाम लिख के भेज दो, और अपना जो है मीडियम क्या है आपका वो लिख के भेज दो। हमारे इंग्लिश मीडियम के वीडियो भी बनेंगे। और अपना जो है MPPSC कोर्स लिख के भेज दो, और आपका जो कहाँ से आप हो वो डिटेल लिख के भेज दो। और हमारे फ़ोन पे नंबर है, इस पर आप 2100 रुपये का पेमेंट दे दो, और हम आपको जो है आपको आपका पूरा का पूरा जो वीडियो है पूरी 10 मिनट का वो आप तक पहुँचा देंगे। वो आपको जानकारी इसकी दे दी जाएगी। ठीक है, थैंक यू सो मच, धन्यवाद।